हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आज आपके लिए क्वेश्चन की वीडियो जो आपके पिछले अभी हमने 4 टॉपिक कर चुके हैं। साइकोलॉजी की डेफिनेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट और चौथी वीडियो थी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन मैंने सीक्वेंस में लगाए हैं। पहले जो लेटेस्ट जो क्वेश्चन है, जो पेपर आजकल हुए हैं लेटेस्ट, उनका है, और पीछे को मैं पुराने पेपरों की तरफ चला हूँ। तो इससे आपको पैटर्न भी चलेगा पता कि अब क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और पहले कैसे आते थे। तो कुछ क्वेश्चन मैंने और टॉपिक से भी ले लिए जो इससे थोड़े से लिंक करते थे। तो देखते हैं, विच साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद बिहेवियरिज्म। कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जो एसोसिएटेड है बिहेवियरिज्म के साथ? स्किनर, जेम्स, अर्नोल्ड और हल। तो कौन सा है दोस्तों? स्किनर है। ठीक है, कौन सा है? स्किनर। अगला क्वेश्चन, टू डिजाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी फॉर अ क्लासरूम टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट, टीचर शुड हैव अ नॉलेज ऑफ। किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट को? डेवलपमेंट साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। किसकी नॉलेज होनी चाहिए? स्टूडेंट को, टीचर को अगर शिक्षक विधियाँ तैयार करनी है, क्रियाएं तैयार करनी है, तो उसे डेवलपमेंट साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नॉर्मल से हैं, आपको समझ आ रहे होंगे पढ़ के भी। एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ द एजुकेशन साइकोलॉजी फॉर अ टीचर इज। शैक्षणिक मनोविज्ञान का एक अध्यापक के शैक्षिक निहितार्थ है बच्चों या विद्यार्थियों का समझना, विज्ञान के नियमों का कक्षा में अनुप्रयोग करना, विद्यालय की समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से समाधान करना, ब्रह्मांड के प्रति अपना गलत धारणाओं को सही करना। तो क्वेश्चन क्या है कि एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, जो आप एजुकेशन साइकोलॉजी है उसकी इम्प्लीकेशन क्या है। तो दोस्तों देखो, understand the children or student, apply the rule of science in class, solve the school problems and correct his her own misconception about the universe। तो देखो, जो एजुकेशन साइकोलॉजी का काम है वो है अंडरस्टैंड करना बच्चे को, ठीक है, और उसको समझना, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसको प्रॉब्लम को समझना। तो स्कूल की प्रॉब्लम को समझना इसका आंसर नहीं है। अप्लाई द रूल ऑफ साइंस भी नहीं है। करेक्ट हिज और मिसकंसेप्शन अबाउट द यूनिवर्स, तो ये भी नहीं है। आगे चलते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी इज, कैसी साइंस है एजुकेशन साइकोलॉजी? प्योर साइंस एंड अप्लाइड साइंस, नॉर्मेटिव साइंस, नन ऑफ द। देखो, जो एजुकेशन साइंस है एक शुद्ध विज्ञान है, एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है, एक मानक विज्ञान है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये एक अप्लाइड साइंस है जो अप्लाई होती है। देखो, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे कि ये कहाँ से है, परंतु ये नॉर्मल से क्वेश्चन है। साइकोलॉजी इज द सेड टू बी साइंस स्टडी ऑफ। तो साइकोलॉजी किसकी साइंटिफिक स्टडी कहा गया है? किसकी साइंटिफिक स्टडी कहा गया है? मनोविज्ञान को डैश का वैज्ञानिक अध्ययन कहा गया है। तो किसका कहा गया दोस्तों? बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, मेंटल इलनेस, फिजिकल स्टेट्स एंड मेंटल स्टेट्स, नन ऑफ द वो। तो देखो दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर बैठता है वो होता है बिहेवियर। जो हमने लास्ट में डेफिनेशन भी पढ़ी थी साइकोलॉजी की, उसमें पढ़ा था हमने स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो हम बोल सकते हैं कि बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस की साइंटिफिक स्टडी है साइकोलॉजी। इन इंडिया फर्स्ट साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला डैश में स्थापित की गई थी। दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कलकत्ता, मैंने बताया था किसने की थी? झा ने की थी। तो कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। आगे चलते हैं। हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। ये डेफिनेशन मैंने आपको एग्जैक्ट कराई थी। और किसने बोला था? ये वुडवर्थ ने बोला था। किसने बोला था? वुडवर्थ ने बोला था कि मनोविज्ञान व्यक्ति की क्रियाओं का उसके पर्यावरण के संदर्भ में वैज्ञानिक अध्ययन है। ये बोला था वुडवर्थ ने। और दोस्तों, अगर आपको पीछे से कोई इरिटेटिंग साउंड्स आ रही है तो उसे इग्नोर कीजिएगा। और ऊपर से अगर इसके अलावा भी आपको इन 4 टॉपिकों से कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो टेलीग्राम चैनल है हमारा। एक है टेलीग्राम जहाँ पे हम आपको पीडीएफ अवेलेबल कराते हैं, और दूसरे ग्राम उसी में अगर आप मैसेज करोगे टेलीग्राम स्टूडेंट पॉइंट वीडी चैट करके, उसके में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप अपने राय भी दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो मेरी आपको राय है कि इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपको दिखता है उस क्वेश्चन को क्या है, आप वहाँ पर हमारे फोटो भेज सकते हैं। क्लिक कीजिए फोटो अपने पास और वहाँ भेज दीजिए। तो अगली कभी भी मैं वीडियो स्पेशल इसकी वीडियो ले आऊँगा, जो क्वेश्चन आपके इकट्ठे होंगे उनको मैं उसमें डाल दूंगा। तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा। तो इसके अलावा जो भी आपको क्वेश्चन दिखते हैं प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिएगा। तो चलते हैं। तो इन चाइल्ड मिसबिहेव इन क्लास टाइम एंड अगेन द टीचर शुड बी। तो ये तो ऐसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के क्वेश्चन है। इन चाइल्ड मिसबिहेव इन अ क्लास टाइम एंड अगेन द टीचर शुड बी। टीचर को क्या करना चाहिए? इग्नोर कर देना चाहिए, पनिश करना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए, काउंसिल करना चाहिए। तो दोस्त सिंपल सी बात है कि उसे काउंसलिंग देंगे, जब उसे परामर्श देंगे तब वो क्या है सुधरेगा। उसको कभी हमें बच्चे को दंड तो कभी भी नहीं देना है, इग्नोर भी उसे नहीं करना है, और क्रिटिसाइज तो उसे क्लास में कभी भी नहीं करना है। तो इसका सिंपल आंसर दिखता है काउंसिल करना उसे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, इनमें से कौन सा एजुकेशन साइकोलॉजी का फंक्शन नहीं है? टू प्रोवाइड नॉलेज ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, ये तो है। एजुकेशन साइकोलॉजी हमें चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बताती है। टू असिस्ट इन करिकुलम, करिकुलम में भी हमें असिस्ट करती है। अगर हमें बच्चे की मेंटल एबिलिटी पता होगी तो हम करिकुलम भी उसी हिसाब से बना पाएंगे। टू एनालाइज द रिलेशनशिप ऑफ अ पर्सन विद अदर मेंबर ऑफ हिज सोसाइटी, टू हेल्प आइडेंटिफाइंग सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग। तो देखो दोस्तों, हेल्प टू आइडेंटिफाई सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग, ये भी सही है। टू एनालाइज द रिलेशन अ पर्सन विद अदर मेंबर ऑफ हिज सोसाइटी, देखो एजुकेशन साइकोलॉजी का ये काम नहीं है। एजुकेशन साइकोलॉजी का ये काम नहीं है कि वो रिलेशन किसी व्यक्ति के अपने समाज के अन्य सदस्यों के साथ संबंधों का विश्लेषण करे, ठीक है। उसका विश्लेषण, रिश्तों का विश्लेषण करना नहीं है सोसाइटी में, हाँ, परंतु उसका एजुकेशन साइकोलॉजी का काम नॉलेज प्रोवाइड करना है चाइल्ड के बारे में, असिस्ट करना है करिकुलम डेवलपमेंट में, और उसको आइडेंटिफाई करना है स्टेबल मेथड फॉर टीचिंग। तो ये नहीं है इसका काम एजुकेशन साइकोलॉजी का। इन सम क्लासेस शो less mental ability as compared to their parents and vice versa. This rule of heredity is known as, देखो मैंने कराया था कि कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम मानसिक क्षमता दिखाते हैं और इस विपरीत वंशनाक्रम को यह नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? जो मैंने बताया था आपको कि अमिताभ बच्चन है जैसे, तो वो क्या है, अपने पिता जैसे गुण नहीं ले पाए, वो तो अपने पिता जैसा फेमस एक्टर नहीं बन पाया। तो क्या है, गुण तो लेते हैं अपने पेरेंट्स से, परंतु क्या लेते हैं, एक एवरेज फॉर्म में लेते हैं। सारे गुण या उसी तरीके से उतने टैलेंटेड नहीं होते। तो ये है। तो इन सम केसेस चिल्ड्रन शो लेस मेंटल एबिलिटी एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? लॉ ऑफ, क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। लॉ ऑफ रिजेंबलेंस क्या था? लॉ ऑफ रिजेंबलेंस था लॉ ऑफ सिमिलरिटी, कि जैसे पेरेंट्स वैसे बच्चा, आंखों का रंग सेम, बालों का रंग सेम, वैसे, और हाइट सेम, तो वो था लॉ ऑफ रिजेंबलेंस। जिसे, और लॉ ऑफ वेरिएशन क्या था कि अपने एंसेस्टर के गुण ले लेंगे, जैसे अपने दादा के गुण पोते में आ जाएंगे, पर तो बाप से नहीं आएंगे, या अपने पेरेंट्स से वो वेरी करेंगे, उनके सिमिलर रंग नहीं होगा, सिमिलर हाइट नहीं होगी, पिता गोरे हैं तो बेटा काला होगा। तो ये होते लॉ ऑफ वेरिएशन मैंने बताया था। लॉ ऑफ रिग्रेशन मैंने आपको बताया था कि लेगा गुण परंतु एवरेज फॉर्म में लेगा, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन। अमिताभ बच्चन क्या है, बहुत फेमस एक्टर बने एक्टिंग के मामले में, परंतु अभिषेक बच्चन उतने फेमस नहीं बन पाए। इसका क्या कारण हो सकता है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से गुण तो लिए परंतु उस लेवल पे नहीं लिए, एक एवरेज लेवल पे लिए। पिता ने अगर पिता इतने टैलेंटेड थे तो बेटा इतना टैलेंटेड है, ठीक है। तो ये कंपेरिजन है। तो लॉ ऑफ रिग्रेशन। अगला आता है मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर कैन बी इजिली एक्सप्लेन, हैज़ अ मल्टीपल कॉज, स्ट्रीम फ्रॉम अनकॉन्शियस डिजायर, डिपेंड ऑन सोशल इन्फ्लुएंस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, जो मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर होते हैं उसके मल्टीपल कॉज होते हैं। देखो, सोशल कॉज हो सकता है, मॉरल कॉज हो सकता है, मेंटल कॉज हो सकता है, फिजिकल कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं एक ह्यूमन बिहेवियर के। हेरिडिटी हो सकता है। साइकोलॉजी इज क्या है? साइकोलॉजी नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, सोशल साइंस। तो एक है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान है। एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हु सेड दिस वर्ड? ये किसने कहा था? मैंने आपको ये कराई थी, एडोलेसेंस वाले में कराई थी मैंने, जब मैंने उनकी बताई थी स्टेजेस, उसमें मैंने बताया था कि डेफिनेशन किसने बताई आपको? किशोरावस्था, तनाव और खिंचाव की अवधि, किसने बताया था? ये स्टेनली हॉल ने। किसने बताया था? स्टेनली हॉल ने बताया था। तो इसका आंसर है बी, मैंने बताया था आपको। द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डिवेल्प इन दिस स्टेज, किस स्टेज में आती है शेम एंड प्राइड की? तो देखो दोस्तों, ये एक्चुअल में जब हम आगे थ्योरीज करेंगे, ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज है आगे तो करेंगे, तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा शेम एंड प्राइड कौन सी स्टेज है, किसकी स्टेज है। परंतु मैं आपको बता दूँ, शेम एंड प्राइड जो है वो है चाइल्डहुड स्टेज। तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, आगे हम थ्योरीज करेंगे, काफ़ी प्याजे की करेंगे, और साइको एनालिटिक वाली थ्योरीज करेंगे, ठीक है, कोहलबर्ग की करेंगे, बहुत सारी करेंगे, तो आगे मैं आपको बता दूंगा। अ टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ हिज स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्टिव। एक शिक्षक को अपने छात्रों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? तो कौन सा है? मीडिया साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन सोशियोलॉजी एंड सोशल फिलोसफी। तो इसका जो है एजुकेशन साइकोलॉजी, आपको पता है। अगर बच्चे को छात्र की समझना, उसके प्रयास करना है, तो कौन सी, किसका क्षेत्र है ये?
किससे रिलेटेड है? ये एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड है। जीन्स वर्किंग, देखो जीन्स हेरिडिटी में कराया था मैंने। जीन्स किस में वर्क करते हैं? पेयर्स में वर्क करते हैं, ठीक है। ये हाँ, ग्रुप में नहीं करते, पेयर में करते हैं। 46 क्रोमोसोम थे, 46 में से क्या थे? 23 पेयर थे। 23 पेयर में 22 ऑटोसोम थे और एक सेक्स क्रोमोसोम था। समझ आ गया? याद आ गया होगा आपको। बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम आर फाउंड, किस में होते हैं? जिसमें एक्स भी होता है और वाई भी होता है। एक्स एक्स होता है फीमेल में, एक्स वाई होता है दोनों मेल में, तो इसका आंसर होगा मेल सेल्स। साइक मीन्स एंड लोगस मीन्स नॉलेज। साइक मीन क्या होता है? देखो साइक का जो मीन होता है वो होता है सोल। देखो सोल हमने पढ़ा था, जब इसकी सब डेफिनेशन पढ़ी थी तो सबसे पहले साइक का मतलब क्या था? सोल। सोल था, तो इसका एक्चुअल मीनिंग सोल ही होता है, तो हम इसको सोल ही करेंगे। अगर इसमें पूछता कि लेटेस्ट डेफिनेशन के हिसाब से साइकोलॉजी की साइक का मतलब क्या है, तो बिहेवियर होता, परंतु इसमें बचा है सिंपल साइक का मतलब, तो ये होता है सोल। फर्स्ट डेफिनेशन आपको याद होगी, वो ही है हेरिडिटी एग्जिस्ट इन द जीन्स दैट कम फ्रॉम। हेरिडिटी देखो मैंने बताया था आपको, हेरिडिटी एग्जिस्ट होती है जीन्स में, और वो किससे आती है? पेरेंट्स से आती है। जब आपका जन्म होता है उससे पहले जो भी प्रोसेस होता है वो होता है हेरिडिटी, और वो होता है पेरेंट्स से आता है। मैंने आपको बताया था, याद होगी आपको वीडियो। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द कॉल्ड डक्टाइल ग्लैंड्स बिकॉज दे सेक्रेट देयर हार्मोन्स। देखो ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन एसपी टाइप में ऐसे होते हैं कि अभी देखो बायो का क्वेश्चन है, ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन तो नहीं है मेरे हिसाब से, बायो का बहुत डीप क्वेश्चन है, तो ये कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसमें आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन याद करने वाला ही है, दो क्वेश्चन ऐसे है। एंडोक्राइन ग्लैंड आर द कॉल्ड डक्टाइल ग्लैंड बिकॉज दे सेक्रेट देयर हार्मोन्स। और आपने नोट किया होगा, अब हम क्वेश्चन में आ गए 21 क्वेश्चन में। तो अब देखा आपने पैटर्न चेंज कैसे हुआ। पहले अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन में हेरिडिटी के क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, परंतु अब देखो धीरे धीरे हेरिडिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि पहले हेरिडिटी में कम से कम 3-4 क्वेश्चन हेरिडिटी से आ जाते थे, परंतु अब लेटेस्ट ट्रेंड में हेरिडिटी से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। इसलिए कारण है कि पहले हमने जो क्वेश्चन किया उसमें हेरिडिटी का कोई क्वेश्चन नहीं था, परंतु अब देखो अब क्वेश्चन हेरिडिटी के 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे आ गए, तो ये ट्रेंड चेंज हुआ है। अब हेरिडिटी से इतने क्वेश्चन नहीं आते। एंडोक्राइन ग्लैंड आर द कॉल्ड डक्टाइल ग्लैंड बिकॉज दे सेक्रेट देयर हार्मोन डायरेक्ट इनटू ब्लड। किससे करते हैं? डायरेक्ट इनटू द ब्लड करते हैं। अंतस्रावी ग्रंथियों का नलवाहिनी ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि ये हार्मोन स्रावित करती है कहाँ से? रक्त में सीधी करती है। तो याद कर लीजिएगा क्वेश्चन। प्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज, कैसे बोलते हैं इसको? प्यूटरी ग्लैंड को मास्टरी ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टरी ग्लैंड। तो ये कुछ क्वेश्चन याद करने के, दो क्वेश्चन ने रट लीजिएगा। और अगर आपको इसलिए याद रहे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्यूटरी ग्लैंड के आगे इज नोन एज मास्टरी ग्लैंड लिख दीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन याद रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल अंडर लेट चाइल्डहुड। कौन सा जो ग्रुप है वो लेट चाइल्डहुड के कैटेगरी के अंदर आता है? तो दोस्तों इसका आंसर आप खुद बताएंगे। मैंने आपको कैटेगरी बताई थी, सारी कैटेगरी बताई थी मैंने आपको कि किस कैटेगरी में कौन कौन सी एज का आता है। तो ये क्वेश्चन आप बताओगे, अगर आपका सही नहीं आता तो मैं बता दूंगा, परंतु आप बताएंगे, कमेंट सब करेंगे इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन इसका 18 से 24, 0 से 6, 6 से 11, 11 से 18। तो जरूर बताइएगा। और ये जो टिक लगे हैं इन पे ज़्यादा विश्वास मत कीजिएगा, ये गलत भी हो सकते हैं। प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। देखो डेवलपमेंट हमारी होती है तो हमारी पर्सनैलिटी में कौन सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है? एग्जामिनेशन, इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हेरिडिटी एनवायरनमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो क्या है? प्रोडक्ट है किसका? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। ना हेरिडिटी अकेले काम कर सकती है हमारे डेवलपमेंट में, ना एनवायरनमेंट कर सकता है। एग्जामिनेशन तो है ही नहीं। तो इसका जो आंसर है इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दोनों हमारे डेवलपमेंट में दोनों ही काम करते हैं दोस्तों। अभी तक अगर वीडियो समझ आ रही होगी तो थम्स अप दीजिएगा दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 25। द स्फेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन दैट डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम। देखो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था सिर पदामुखी, देखो हिंदी में है सिर पदामुखी। सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, किस प्रकार बढ़ता है? तो देखो हिंदी में तो पता लग रहा है सिरा पदामुखी, मतलब सिर से पैर की ओर, ठीक है। और स्फेलोकॉर्डल इंग्लिश में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है? हेड टू टो हमारा विकास जाता है। सबसे पहले बच्चा अपने सिर को कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद क्या है? अपने पाँव की मूवमेंट चलता है, तब अपने पाँव के अंगूठे पे भी कंट्रोल पा लेता है। तो ये था स्फेलोकॉर्डल। प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या था? प्रॉक्सिमल डिस्टल था सेंटर टू आउटवर्ड, सेंटर टू आउटवर्ड। पहले क्या है वो अपने हाथ को कंट्रोल करना सीखेगा, उसके बाद अपनी हाथ की उंगलियां भी कंट्रोल करना सीखेगा, सेंटर टू आउटवर्ड। मैंने आपको वीडियो में समझाया, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए।
द नेचर नर्चर डिबेट, देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि याद रखना है नेचर नर्चर डिबेट। तो नेचर नर्चर डिबेट होती है जो, वो क्या है, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल डिबेट है, बिहेवियरल एंड एनवायरमेंटल डिबेट है, बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल डिबेट है, अपब्रिंगिंग एंड एनवायरमेंटल डिबेट है। ये है जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल डिबेट। क्या है, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल डिबेट। मैंने आपको बताया था। हु एस्टेब्लिश फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी इन लिपचिंग यूनिवर्सिटी जर्मनी, किसने की थी, ये भी मैंने आपको बताया दोस्तों, स्पेशल मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। वुडंट ने की थी, किसने की थी, वुडंट ने। तो इसका प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना शिमचिंग विश्वविद्यालय में किसने की थी, तो ये आपका आंसर है वॉटसन, वुडंट, पेब्लो, बीनेट। तो बीनेट तो नहीं है इसका, पेब्लो भी नहीं है, वॉटसन भी नहीं है, इसका है वुडंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल अंडर लेटर चाइल्डहुड, देखो कौन सा लेटर चाइल्डहुड के अंदर आती है, विच, अभी मैंने अर्ली चाइल्डहुड वाला क्वेश्चन पूछा है, लेटर चाइल्डहुड वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आयु वर्ग उत्तर बाल्यावस्था वर्ग में आता है, बताइए। तो इसका आंसर होगा 6 से 11 दोस्तों। अर्ली चाइल्डहुड होता है 3 से 6 और लेटर चाइल्डहुड होता है 6 से 11 या 7 से 11, ठीक है। तो 6 से 11 इसका आंसर है। हु सेड हेरिडिटी इज द सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेड्स, किसने कहा था कि हेरिडिटी इज द सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेड्स, बी.एन. झा ने कहा था दोस्तों। मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराया तो मैं आपको यहीं बता देता हूँ, बी.एन. झा, से नोट कर लीजिएगा, बी.एन. झा। और दोस्तों अगर इसके अलावा कोई आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो मुझे टेलीग्राम पे जरूर भेजें, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, लॉ ऑफ रिजेंबलनेस, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन रिलेटेड टू लॉज ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ इंटेलिजेंस, लॉ ऑफ हेरिडिटी, लॉ ऑफ पर्सनैलिटी। तो मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ रिजेंबलनेस, लॉ ऑफ रिग्रेशन, लॉ ऑफ वेरिएशन, ये किससे रिलेटेड है, ये है हेरिडिटी के लॉज है ये। तो ये क्वेश्चन सही है, सी। विच वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कौन सा प्रिंसिपल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, मैंने आपको प्रिंसिपल के ग्रोथ के प्रिंसिपल कराए हैं, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के प्रिंसिपल कराए हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, देखो विच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ जो प्रिंसिपल थे वो दोनों के थे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, जो मैंने आपको सेकंड वीडियो में नहीं थर्ड वीडियो में कराए थे। तो कौन सा इसमें से प्रिंसिपल नहीं है, देखो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न मैंने बताया था आपको कि यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस ग्रोथ मैंने बताया था कि जो आपकी डेवलपमेंट होती है या ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूस होती है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी मैंने बताया था कि हर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अब मैंने देखो प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक बताया था, परंतु उसमें क्या है, स्पेसिफिक टू जनरल है। देखो और यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अभी जेबीटी का जो टीजीटी हिंदी का जो पेपर हुआ था ना, टीजीटी हिंदी कितनी पीजीटी हिंदी का जो भी पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम यही डिटो। विच वन इज द नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ये था स्पेसिफिक, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। तो स्पेसिफिक टू जनरल नहीं होता, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। पहले क्या होता है, हम जनरल चीज़ों को कंट्रोल करना सीखते, जैसे आप अपनी बाजू को कंट्रोल करना बचपन में सीखते हो, उसके बाद आपका जनरल स्पेसिफिक चीज़ जैसे उंगलियों पे कंट्रोल जाता है। स्पेसिफिक चीज़ आप पहले जनरल कॉन्सेप्ट समझते हो, आप समझते हो कि गाय क्या है, जानवर के 4 पाँव होते हैं, आपने समझ लिया। उस या आपने समझा कि पक्षी उड़ने वाले पक्षी होते हैं, ठीक है। बाद में ये तो आपने जनरल कॉन्सेप्ट सीख लिया कि उड़ने वाले पक्षी होते हैं, परंतु उसके बाद आपने देखा कि इनमें भी वैरायटी होती है, कोई कौवा है, कोई तोता है, तो आपने स्पेसिफिक अब सीख लिया। तो जनरल टू स्पेसिफिक होता है ना कि स्पेसिफिक टू जनरल। तो ये है आपका बी आंसर। हेरिडिटी इज द डैश कंस्टिट्यूशन, क्या है, एनवायरमेंट, मेंटल, जेनेटिक, साइकोलॉजिकल। तो इसका आंसर है दोस्तों, देखो आप खुद देंगे इसका, हेरिडिटी किससे रिलेटेड है, हेरिडिटी इज द डैश कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसका आंसर खुद देंगे। क्वेश्चन नंबर 32 लिख के आंसर दे दीजिएगा। वेयर वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी सेटअप, कहाँ हुई थी, देखो कहाँ हुई थी, मैंने आपको तीनों चीज़ें बताई थी, किसने की थी, कहाँ हुई थी, लिपचिंग में हुई थी। डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है, ग्रोथ, मैच्योरिटी, एज, तो सबसे रिलेटेड है तीनों से, ऑल ऑफ द अबव। मैच्योरिटी इज रिलेटेड टू, मैच्योरिटी किससे रिलेटेड है, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द। देखो जो मैच्योरिटी होती है वो फिजिकल डेवलपमेंट तो होती है, आपका शरीर भी मैच्योर होना चाहिए, आपका किसी कार्य को करने के लिए शरीर भी, फिजिकली भी आप मैच्योर होने चाहिए और मेंटली भी आप मैच्योर होने चाहिए, तो बोथ ए एंड बी। द लेट चाइल्डहुड पीरियड चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कन्वर्जन ऑफ विच फिजिकल एंटिटीज। तो ये पूछ रहे हैं कि लेटर जो चाइल्डहुड होता है आपका, जो
पीरियड चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कन्वर्जन ऑफ विच फिजिकल आइडेंटिटी। तो मास, मास एंड नंबर, नंबर एंड मास, नंबर एंड एरिया। तो इसका आंसर है डी, तीनों का समझ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। मैंने आपको ये भी बताई थी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अर्ली चाइल्डहुड होती है जो 3 से 6 साल तक होती है, या 3 से 6 या 2 से 6। तो इसमें क्या होता है, प्री गैंग जो होती है, अभी गैंग नहीं बनी होती, बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट नहीं हुआ होता, ठीक है, अभी जाना भी हुआ होता है, नर्सरी केजी में होता है, तो अभी गैंग बननी स्टार्ट नहीं हुई होती उसकी। इमिटेशन एज होती है, इमिटेट करता है बच्चा। क्वेश्चनरी एज होती है, बहुत क्वेश्चन पूछता है बच्चा से, इसमें मैंने बताया था वो क्वेश्चन बहुत पूछता है। और प्ले एज, तो जो इसका दोस्तों सही आंसर है वो है प्ले एज, क्योंकि अभी प्ले एज नहीं आई होती बच्चे की, ठीक है। जो लेटर चाइल्डहुड है वो क्या होता है, वो प्ले एज होती है, ठीक है। तो इसका आंसर है प्ले एज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। One of the following is the principle of development. Development is always linear. It does not take a place at the same pace for all. All process of development are not interconnected. It is the discontinuous process. तो इसमें से which of the following is the principle of development, कौन सा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट इज लीनियर, ऑलवेज लीनियर। देखो ये वाला मैंने आपको, मेरे साथ प्रिंसिपल मेरे रह गया होगा। हमारा क्या होता है, एक लीनियर होता है, स्पाइरल होता है। तो जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्या होता है, स्पाइरल होता है। जैसे कैसे, जो आपकी आपने कॉपी देखी है ना, जिसमें वो इस तरीके से होती है, एक रिंग इस तरीके से कॉपी के जो पेजों को बाइंड करने के लिए यूज़ होता है पीछे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्पाइरल, ऐसे। तो हमारा डेवलपमेंट बेस होता है, कभी इसका पेस कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। तो ये भी ध्यान रख लेना, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, स्पाइरल, ऐसे ऐसे गोल 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 गोल। तो लीनियर नहीं होता, ये गलत है। इट डज नॉट टेक प्लेस एट द सेम पेस फॉर ऑल। तो ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड। देखो ऑल पेस जो डेवलपमेंट के सारे जो ऑल प्रोसेस होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट सब क्या है, इंटरकनेक्टेड है। इट इज़ डिसकंटिन्यूस प्रोसेस नहीं, ये डिसकंटिन्यूस प्रोसेस नहीं होता, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो बचा कौन, यही बचा। इट डज नॉट टेक प्लेस एट द सेम पेस फॉर ऑल। हाँ ये सही बात है, इसकी जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, परंतु पेस अलग अलग हो सकती है। किसी की जल्दी हो रही है, किसी के लेट हो रही है, किसी में कुछ जल्दी बढ़ रहा है, किसी में कुछ लेट बढ़ रहा है। पेस अलग अलग हो सकती है, परंतु डेवलपमेंट कंटिन्यू होती है, ठीक है। इसका आंसर है बी। एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फ्रॉम इज सेड बाय। किसके द्वारा कहा गया था कि स्ट्रेस एंड स्ट्रोम एडोलसेंस में होता है, तो इसे कहा गया था स्टेनली हॉल के द्वारा, स्टेनली हॉल के द्वारा। वाई डू चिल्ड्रन डिफर इन फिजिक, करेक्टर, हैबिट्स, एटीट्यूड्स एंड फैमिली ट्रेट्स। क्यों होते हैं डिफरेंट। तो ड्यू टू पेरेंट्स, ड्यू टू नरिशमेंट, ड्यू टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, ड्यू टू मेला न्यूट्रिशन, क्या न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। तो इसका आंसर है ड्यू टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की वजह से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन डिफरेंट देयर फिजिक, करेक्टर, हैबिट, एटीट्यूड एंड फैमिली ट्रेट्स बिकॉज ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे ही ये खत्म होती है वीडियो। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको और मिलता है इन 4 टॉपिकों से, तो मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि आप क्या है मुझे टेलीग्राम में भेज सकते हैं। तो क्या होगा, अगर मेरे पास और क्वेश्चन आएंगे तो मैं क्या है बच्चों को, आप देखो आप सभी क्वेश्चन भेजोगे, आप सभी के काम आएंगे, ठीक है, जो मेरी वीडियो को देख रहा है। तो आप क्या सभी इस PDF को मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, इस PDF को मैं शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम पे, आप वहाँ से इसको क्या है देख सकते हैं। और आपके इसके अलावा जो आपको क्वेश्चन लगते हैं कि इसके अलावा जो क्वेश्चन है कि इसमें नहीं है, वो आप भेज सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम VD student.VD चैट करके ग्रुप, उसी में आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप उसको उसमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, वहाँ पे सब चैट कर सकते हैं, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो दोस्तों अपनी पूछ सकते हैं एक दूसरे से डाउट्स। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, और पीछे की साउंड इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आज मैंने वीडियो बड़ी मुश्किल से बनाई है। धन्यवाद दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।